हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। और आज के इस शानदार वीडियो के अंदर हम इस मेगा प्रोजेक्ट को थोड़ा और बेहतर बनाने वाले हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसका पूरा डिज़ाइन लिखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम CSS को लिखते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भी हम CSS पे ही फोकस करने वाले हैं और हम थोड़ी और बेटर डिज़ाइन बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपग्रेड करेंगे हमारी वेबसाइट को। तो इसके अंदर हमने सारी जो फाइल्स है वो बाहर रखी है, तो हम सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम हमारे उस फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और डेस्कटॉप पे ऊपर ये हमारा अपनी कक्षा का जो फोल्डर है उसके अंदर आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारी हमारी फाइल्स जो हमने बना रखी है, उसको एक एक करके देखते हैं क्या वो काम की है नहीं है, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये demo.html है जो कि आप देख सकते हो यार, ये हमने पहले बनाया था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। और ये पेमेंट फॉर्म है जो शायद हमको बाद में काम में आ सकता है, तो इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। और ये पेज 2 है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये index.html है, तो इसको हटा के हम इसी फाइल का नाम कर देते हैं index.html, क्योंकि यही हमारी जो मेन फाइल है वो है। ठीक है, तो एक बार हम इस सबको सेव कर देते हैं और फिर हमारे जितने भी फोल्डर्स हैं उनको भी एक बार ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो स्टाइल फोल्डर के अंदर हमारी सारी स्टाइलिंग स्टोर हो रही है, तो उसको ऐसे रखते हैं। और बाकी इमेजेस नोट्स उनके लिए एक नया फोल्डर बना देता हूँ मैं, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स के अंदर मैं बाकी सारी फाइल्स स्टोर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को यहाँ से हटाते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम मैं रख रहा हूँ कोर्सेज, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी कोर्सेज से रिलेटेड है। हम सारे कोर्सेज इस वेबसाइट के अंदर दिखाने वाले हैं, तो जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो सारे कोर्सेज वाले ही हैं। तो इसको मैं मूव कर देता हूँ इसके अंदर। और नोट्स भी हमारे कोर्स से रिलेटेड ही है, तो उसको भी मैं इसके अंदर मूव कर देता हूँ। अब इमेजेस के अंदर भी हम देख लेते हैं, तो ये सारे थंबनेल्स वगैरह है, तो इसको भी मैं इसी फोल्डर के अंदर मूव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनके नाम के एक एक फोल्डर बना देते हैं और उसके अंदर सब कैटेगरी हम उसके नोट्स और लेक्चर्स वो सब रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जब बैकएंड के अंदर कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी के लिए हम मैनुअली कर रहे हैं, सारे फोल्डर हमको मैनुअली बनाने पड़ेंगे। तो फटाफट से एक बार सारे फोल्डर्स बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर बना दिए, एक तो कोर्सेज, और कोर्सेज के अंदर मैंने सब कैटेगरी के अंदर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सब डाल रखे हैं। तो केमिस्ट्री, C++, इकोनॉमिक्स, जावा, ये सारे कोर्स हैं। और लोगो के अंदर मैंने लोगो और जितने भी हमारे लोगो से रिलेटेड फाइल्स थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो तो हर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर में मैंने लेक्चर्स, नोट्स, थंबनेल, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये सब मैंने मैनुअली किया है अभी, बट बाद में जब हम बैकएंड में जाएंगे तो ये सारे फोल्डर्स भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे और उसके अंदर की फाइल्स भी सारी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर से कोड की तरफ और एक बार मैं कोड रन करके देख लेता हूँ। और अभी सारा हमारा कोड रन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हमारी जो फाइल के पाथ है वो चेंज हो चुके हैं, तो ये सारी वीडियो फाइल्स उसको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, नोट्स भी नहीं दिख रहे हैं और वीडियो फाइल्स भी नहीं दिख रही है। तो फटाफट से चलते हैं और हमारा ये जो पाथ है उसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाओ और जितने भी यहाँ पे सोर्स के अंदर पाथ है उसको हम ठीक कर देते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके साथ, और इसमें एसेट्स के अंदर जाएंगे, कोर्स के अंदर जाएंगे। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोर्स है, तो इसके अंदर हम केमिस्ट्री में लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला लेक्चर डाल देंगे। और सिमिलरली इमेज के अंदर भी वही चीज़ करनी है, हमको एसेट्स के अंदर जाना है और फिर उसके अंदर कोर्सेज, केमिस्ट्री और थंबनेल। ठीक है, थंबनेल के अंदर मैंने ऑलरेडी वो थंबनेल डाल रखा है। सिमिलरली यार सबके अंदर मैं सेम चीज़ कर लेता हूँ। वीडियो के बाद में हमको नोट्स के भी सारे पाथ चेंज करने हैं, तो यहाँ पे मैंने नोट्स के भी सारे पाथ चेंज कर लिए हैं। लास्ट वाला है इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो एसेट्स के अंदर, कोर्सेज के अंदर, केमिस्ट्री में हमारे ये जो नोट्स है उसके अंदर हम जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट बचा हुआ हमारा नोट्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3, तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। और फिर हम उसके ये जो इमेज है थंबनेल में जो हमने लगाई है उसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं पाथ लिख रहा हूँ और इसके अंदर हमने JPG वाली फाइल डाल दी है। अब इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप देख सकते हो यार, यहाँ पे अब हमारी ये जो वेबसाइट है वो अच्छे से रन कर रही है ना। तो अब इसको हम अपग्रेड करने वाले हैं, तो हमने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दी है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ कि जो भी हम कोड लिखते हैं ना, मोस्टली हम 70 to 80% ऑफ द कोड गूगल से कॉपी कर रहे होते हैं। मतलब हम गूगल में सर्च करेंगे, हमारी जो भी क्वेरी होगी, जो भी हमको बनाना होगा, चाहे वो कोई फीचर हो गया है ना, उसके बाद में हम उससे रिलेटेड जो भी कोड होगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको सीधा वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और फिर अपने हिसाब से आपको जो वेबसाइट के अंदर जो फीचर दिखाना है उस हिसाब से आप उसको थोड़ा मोड़ा चेंज कर दोगे। तो बस यार मोस्टली हम यही कर रहे होंगे पूरे के अंदर। ठीक है, तो देख लो यार कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो अब इस वेबसाइट के अंदर सबसे पहली चीज़ हम यार, यहाँ पे ये जो आइकन होता है ना हर वेबसाइट का, जैसे यहाँ पे google.com मैंने खोल रखा है तो यहाँ पे गूगल का आइकन दिख रहा है। उसी तरह से अपनी कक्षा की ये वेबसाइट है, तो अपनी कक्षा का यहाँ पे आइकन होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम फेव आइकन का यूज़ करते हैं जिसकी फुल फॉर्म है फेवरेट
आइकन। ठीक है, तो फेव आइकन हमको जनरेट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको एक वेबसाइट का यूज़ करेंगे जो कि है favicon.io। अब इसके लिए आप फेव आइकन गूगल कर लीजिए और आपको यहाँ पे फर्स्ट जो वेबसाइट दिख रही है द बेस्ट फेव आइकन जनरेटर, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख सकते हो PNG टू ICO यहाँ पे फेव आइकन का ऑप्शन है। मैं PNG का यूज़ कर रहा हूँ तो हम उसका यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल रहा है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो अपनी कक्षा का यहाँ पे फोल्डर है, उसके अंदर एसेट के अंदर हमने लोगो रख रखा है। ठीक है, अब इस लोगो के अंदर हमारे पास दो तरह के लोगो है, एक ब्लैक और एक वाइट। तो मैं इसमें वाइट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसके अंदर हमको वाइट कलर का ही दिखेगा। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर हम क्लिक कर देते हैं और हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है, इस फाइल को हमको सेव करना है जहाँ पे भी आपको आपका ये आइकन रखना है, स्टोर करना है वहाँ पे। और इस लिंक का ये जो टैग्स हमको नीचे दिए हुए हैं उसको आपको कॉपी कर लेना है सिंपली। ठीक है, अब इस यहाँ पे टैग को हमको हमारे कोड के अंदर पेस्ट करना है। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि हेड टैग के अंदर हमको इसको पेस्ट करना है। तो ये रहा हमारा हेड टैग और इसके अंदर ये जो style.css है उसके ऊपर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ये लिंक्स है, पाथ है, तो इस पाथ को हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी फाइल जो है वो एसेट के फोल्डर के अंदर हम रखने वाले हैं। तो जाते हैं हमारे डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको मैं जिप फाइल को ऐसे का ऐसे कॉपी कर रहा हूँ और डेस्कटॉप पे हमारी ये जो अपनी कक्षा का फोल्डर है उसमें आते हैं। एसेट्स का ये जो फोल्डर है इसके अंदर मैं लोगो के अंदर यहाँ पे ये रख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा आप देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसको यहाँ पे हम रखते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका मैं नाम चेंज करके रख देता हूँ फेव आइकन और फिर इसको यहाँ पे हम सेव करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो पाथ है वो यहाँ पे मिल जाना चाहिए और फिर एसेट्स के अंदर हमारा लोगो के अंदर हमने फेव आइकन में ये सेव कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया है और मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा और इसके आगे यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, तो सारे हमने यहाँ पे फेविकन लगा दिए हैं। सेव करते हैं और आउटपुट एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा ये खुला है। अब इसको भी बंद कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ही इसको मैं रीलोड करूँगा आप देख सकते हो यार ये रहा हमारा आइकन अपनी कक्षा का, यहाँ पे हमारी वेबसाइट का लोगो लग चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यार यहाँ पे हमारा हेडर है उसको चेंज करने वाले हैं। तो अब इसके अंदर हम एक कूल जिफ डालने वाले हैं। तो बेसिकली हमारी जितनी भी वीडियोज़ है उसके आगे आप देखते होंगे अपनी कक्षा का एक टेम्पलेट आता है जो कि कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसको मैं एज एन हेडर लगाने वाला हूँ। अब आप कहोगे यार जिफ कैसे ऐड कर सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर, तो हम सिंपली जैसे इमेजेस ऐड करते हैं उसी तरह से HTML जिफ को भी इमेजेस के रूप में ही ट्रीट करता है। तो हम बैकग्राउंड इमेज की जगह जिफ लगा सकते हैं और इमेज टैग के अंदर भी जिफ्स दे सकते हैं। तो बस इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद हम हेडर को चेंज करने वाले हैं। तो हेडर के अंदर यहाँ पे मैंने H1 टैग को यूज़ किया है तो इसको मैं हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं अब डिवीजन लगाने वाला हूँ क्योंकि मैं बैकग्राउंड में एक इमेज डाल रहा हूँ। ठीक है, और वो मैं करने वाला हूँ CSS की मदद से। तो यहाँ पे मैंने एक डिवीजन डाल दिया और इसका यहाँ पे क्लास दिया है मैंने बैनर। ठीक है, अब इस बैनर क्लास को हमको स्टाइल करना होगा तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से नाम और style.css के अंदर जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर सबसे नीचे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट बैनर और इसको हम अब स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें बैकग्राउंड इमेज देनी है। तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और URL के अंदर देंगे हम हमारी इमेज की लोकेशन। ठीक है, तो एसेट्स के अंदर यहाँ पे हमारी इमेज पड़ी है लोगो के अंदर, है ना। तो assets/logo/ यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज का नाम जो कि है logo.gif। ठीक है, और इसके बाद में हम इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर हाइट डालने वाले हैं तो हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम हाइट दे देते हैं 20 VW। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखी है क्योंकि मैंने अपने ब्राउज़र के हिसाब से अपने विंडो के हिसाब से यहाँ पे हाइट वगैरह चेक कर ली और उसके हिसाब से हमने इमेज यहाँ पे सेट कर रखी है। ठीक है, तो ये सारे हम यहाँ पे हाइट वगैरह दे देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक बार आउटपुट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम इसको सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कुछ अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ है। तो उसके लिए यार हमको यहाँ पे इंडेक्स फाइल को सेव करना होगा। तो यहाँ पे सेव किया और जैसे मैंने सेव किया आप देख सकते हो यार ये बैकग्राउंड में कुछ आ नहीं रहा है लेकिन ये कलर अभी भी दिख रहा है। तो वो कलर क्यों दिख रहा है, तो उसके लिए हम देखते हैं हमने कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ किया होगा, उसको हमको हटाना होगा। तो यहाँ पे हमने हेडर के अंदर H1 इसका यूज़ किया था, इसको हम हटा देते हैं और हेडर टैग को भी हमने कुछ स्टाइलिंग दे रखी है तो मैं उसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और फिर देखते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये अभी ब्लैंक कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यार यहाँ पे हमने कुछ गलती कर रखी है वो हमको देखनी होगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ क्या इसमें मिस्टेक लग रही है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये हमारी जो फाइल है
वो style.css के अंदर है, तो हमको पहले इस फोल्डर से बाहर आना होगा। तो बाहर आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट डॉट स्लैश। अब जैसे मैंने डॉट डॉट स्लैश का यूज किया तो अब हम मेन फाइल के अंदर है, फिर हम एसेट्स के अंदर जाएंगे, उसके अंदर लोगो और लोगो डॉट gif। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउजर के अंदर। तो आप देख सकते हो यार ये हमारा यहाँ पे लोड हो चुका है और अब ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी कक्षा यहाँ पे एंड होता है और यहाँ पे वापस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये चीज रिपीट हो रही है। तो उसके लिए हमको क्या यूज करना होता है, बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी है ना, तो मैं बैकग्राउंड रिपीट का यूज करूंगा और उसको कर दूंगा नो रिपीट। ठीक है, सेव करते हैं और फिर से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहीं पे एंड हो रहा है। अब इसको हमको यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन और इसको सही पोजीशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड पोजीशन और इसमें एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट की भी हम दे सकते हैं, बट मैं एक्स वाई दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेट की बजाय यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, जो कि है बैकग्राउंड पोजीशन। उसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले टॉप, जिससे कि वो टॉप में आ जाएगा। और जैसे मैं सेव करके देखा हूँ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो ये टॉप में आपको दिख रहा है ना। और ये ऑलरेडी वैसे तो सेंटर में है ही है, बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर, तो ये सेंटर में भी आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको इसकी साइज थोड़ी सी छोटी करनी होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज का यूज करेंगे और उसको कर देंगे यहाँ पे 50%। ठीक है, जैसे ही मैंने 50% किया है, आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ये छोटा हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट कलर है ना, तो उसको हमको चेंज करना होगा ताकि ये पूरा एक सा दिखे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार ब्लू कलर किया था हेडर टैग को स्टाइल करके, उसी तरह से इस बार भी हम करने वाले हैं। तो यहीं पे हम जाएंगे, लिखेंगे हेडर और इसके अंदर वो ब्लैक कलर दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडर को स्टाइल किया और यहाँ पे लिखा कलर एज अ ब्लैक। ठीक है, और सेव करते हैं। तो अभी यार कलर नहीं आ रहा है, तो शायद हमको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया, यहाँ पे हमारा आउटपुट अच्छे से दिख रहा है। अब इसको आप रीलोड करोगे तो आप देखना यार ये हमारी जिफ अच्छे से वर्क कर रही है ना। और इसी के साथ अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हो यार ये हेडर अच्छे से यहाँ पे स्क्रॉल भी हो रहा है। अब इसके अंदर मेरे को एक इफेक्ट डालना है, जो कि होता है कि हमारा ये जो बैकग्राउंड है ना वो फिक्स्ड रहे और ये बाकी सारी चीज़ें स्क्रॉल हो रही हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हेडर भी ऊपर जा रहा है जैसे जैसे हम इसको ऊपर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडर के नीचे वाला पोर्शन है खाली वो ऊपर जाए और ये वैसा का वैसा स्टिल उसी पोजिशन में रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं जहाँ पे ये पड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट और वैल्यू में मैंने लिखा फिक्स्ड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई वेदर द बैकग्राउंड ऑफ इमेजेस आर फिक्स्ड, और इसी के साथ में स्क्रॉल हम अगर करें तो वो कंटेंट वहीं चिपका हुआ रहता है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा था। तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ आप देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड है वो वहीं है और ये जो हमारा नैव बार है और बाकी सारी चीज़ें वो यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है। ठीक है, तो बस यार ये कुछ थोड़ा सा कूल इफेक्ट हमने डाला है CSS की मदद से। अब नेक्स्ट हम क्या स्टाइल करेंगे, अब इसके अंदर हम नैव बार को स्टाइल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये जो नैव बार है वो रेस्पॉन्सिव नहीं है। अब उसको चेक करने के लिए हम इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं और जैसे मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया आप देखो यार ये चीज़ एकदम रेस्पॉन्सिव बनाई है हमने, है ना। आप जैसे जैसे इसको बड़ा कर रहे हो छोटा कर रहे हो ये चीज़ छोटी बड़ी हो रही है, लेकिन ये जो हमारा नेविगेशन बार है उसमें दिक्कत है। जैसे ही मैं इसको इतना छोटा करता हूँ तब तक तो ठीक है, और छोटा करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे नीचे आने लगी है। अब हमको क्या चाहिए ना, जैसे ही हमारा ये नैव बार है वो मैक्स विड्थ तक पहुँच जाए, मतलब यहाँ तक अगर पहुँच जाए तो उसके बाद में हमारा ये जो नैव बार है उसका लेआउट वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको फ्लेक्स बॉक्स की मदद से स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको नैव बार का जो हमारा टैग है उसको स्टाइल करना पड़ेगा। तो हमारा टैग हमने यहाँ पे स्टाइल कर रखा है, तो इसी के अंदर हम डिस्प्ले को चेंज कर देते हैं। जब भी हमको फ्लेक्स बॉक्स यूज करना होता है तो फ्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको किया फ्लेक्स और फिर इसको कर दिया सेव। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वैसे ही रखते हैं और यहाँ पे मैं ओवरफ्लो हिडन हटा देता हूँ। ठीक है, अब सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट। तो अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको छोटा करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो यार ये सारी चीज़ छोटी हो रही है, लेकिन अभी ये फ्लेक्स में है तो अभी ये नीचे भी नहीं जा रहा है क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर चीज़ें वैसी ही रहती है। तो अगर हमको चेंज करना है तो साथ में हमको यूज़ करनी होगी मीडिया क्वेरीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या करना है ना, हमारा ये जो नैव बार है वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दे और कॉलम में आ जाए। अब एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको फ्लेक्स बॉक्स क्या हम कैसे यूज़ करते थे। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करनी हो, कोई भी चीज़ पढ़नी हो, तो सिंपली उस चीज़
चीज़ को गूगल कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स लिखा तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत शानदार गाइड है csstricks.com के ऊपर, अ कंप्लीट गाइड टू फ्लेक्सबॉक्स। तो इसके अंदर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ और उसके साथ में उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो हम यार फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। तो हाल फिलहाल हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमारा रो एक तरह से यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है। अब जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे 600 पिक्सल तक ये सारी चीज़ें ठीक लगती है ना। तो यहाँ पे आप देखो 700 पिक्सल है, इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ तो 600 तक जैसे ही आता है तब तक ये ठीक दिखता है। लेकिन उसके बाद में हमको ये चाहिए कि ये कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी और लिख देंगे हम कॉलम। ठीक है, तो लगा देते हैं वो मीडिया क्वेरी। तो मैं सबसे नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ और इसके अंदर मैं मीडिया क्वेरी लगा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी यूज़ करने के लिए @ लिखते हैं मीडिया और फिर हम लिखेंगे स्क्रीन, क्योंकि ये सारे चेंजेस हमको स्क्रीन के अंदर करने हैं। और साथ में हम मैक्स विड्थ लगाएंगे तो एक ब्रेसेस ओपन करने पड़ते हैं और फिर हम लिखते हैं मैक्स विड्थ। जब हमारा ये चेंज दिखने लगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्स विड्थ और फिर 700 पिक्सल्स। ठीक है, और उसके बाद में हम इसको खोल देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे नैव और नैव के अंदर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने लिखा कॉलम और सेव किया तो यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखने लग जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यार ये आउटपुट हमारा चेंज हो चुका है और यहाँ पे हमारा ये जो आउटपुट है वो कॉलम में दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसको 600 से बड़ा कर देता हूँ तो आप देखो वो नॉर्मल जितना पहले था उतना आ गया। तो 700 तक ये नॉर्मल है, उसके बाद में हमारा ये जो लेआउट है वो बदल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये जो नैव बार है वो रेस्पॉन्सिव तो हो गया है, लेकिन अब इसके अंदर आप देखो तो लॉगिन साइनअप का बटन है वो जो बीच में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है वो राइट साइड में दिखे। तो अब इस चीज़ को हम फ्लेक्सबॉक्स की मदद से ही करने वाले हैं। तो हम सिंपली गूगल में जाएंगे और लिखेंगे फ्लेक्सबॉक्स और फिर हम इसके अंदर लिख देंगे अलाइन लेफ्ट। ठीक है, और सिंपली गूगल कर लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैक ओवरफ्लो। ये वेबसाइट यार सबसे शानदार वेबसाइट है। जब भी हमारा कोई भी डाउट आता है और हम गूगल करते हैं तो मोस्टली आपको रिजल्ट इस ही वेबसाइट के अंदर मिल रहे होंगे और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। और अगर नहीं भी हो तो आप यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपके आंसर्स इसके अंदर लोग आके आंसर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसको बहुत ज़्यादा अपवोर्ड्स भी मिल रखे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे नीचे आपको कहीं मिल रहा होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यार इसको बहुत ज़्यादा अपवोर्ड मिल रहे हैं इस आंसर को, तो हम इसी को चूज़ करेंगे। और इसके अंदर लिखा है कि हमको अगर यहाँ पे लेफ्ट करना हो तो हमको मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है और फिर उसके अंदर वैल्यू देनी होती है ऑटो। ठीक है, तो बस सेम चीज़ हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक नई क्लास बना देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ फ्लेक्स आइटम या फिर अलाइन लेफ्ट। ठीक है, और फिर हम इसके अंदर उसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर देंगे जो कि है मार्जिन लेफ्ट और फिर हम इसके अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू रख रहे हैं ऑटो। ठीक है, और इसके बाद में हम इस क्लास को उस एलिमेंट पे लगा देते हैं जिसपे हमको ये अलाइन लेफ्ट करना है। तो लॉगिन साइनअप को हमको लेफ्ट में लाना है तो हम क्लास लिखेंगे और क्लास के अंदर इस क्लास का नाम जो भी है उसको पेस्ट कर देंगे। और जैसे यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो यार ये चीज़ हमारी अब राइट साइड में आ रही है। एक्चुअली हमको राइट करना था और मैंने इसका नाम दे दिया लेफ्ट, तो सिंपली इसका नाम मैं फिर से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे रखा राइट। ठीक है, अब आप देख सकते हो आउटपुट अच्छे से दिख रहा है। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं यार क्या एकदम मस्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अब जैसे ही मैंने इसको छोटा किया तो अब आप देख सकते हो यार ये चीज़ यहाँ पे राइट में आ रही है जो कि हमको नहीं चाहिए। जैसे ही ये छोटा हो जाता है तो इसका ये जो अलाइनमेंट है वो वापस नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम फिर से यहीं पर मीडिया स्क्रीन में जाएंगे और हम इस बार इस चीज़ को कॉपी करेंगे और इसको हम फिर से डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो डिफ़ॉल्ट करने के लिए या तो आप इसको नन कर सकते हो या ज़ीरो कर सकते हो। तो मैं ज़ीरो लिख देता हूँ और जैसे ही मैंने इसको ज़ीरो लिखा ये डिफ़ॉल्ट पहले जैसा हो जाएगा और यहाँ पे हमारा आउटपुट बीच में आ रहा होगा, है ना। तो कुछ इस तरह से हम मीडिया क्वेरीज़ का यूज़ करते हैं जब भी हमको चीज़ें अदला बदली करनी हो। मतलब हमारी कोई प्रॉपर्टी हमने नॉर्मल में लगा रखी है जबकि हमको रेस्पॉन्सिव के टाइम नहीं रखनी है तो हम उसको हटा देंगे जब भी हम मीडिया क्वेरी के अंदर उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ आप देखो तो यहाँ पे कुछ छोटी सी स्पेसिंग होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो उसको हम पैडिंग की मदद से दे देंगे। तो यहाँ पे नेविगेशन के अंदर हम पैडिंग दे देंगे और पैडिंग में मैं लिख रहा हूँ 10 पिक्सल्स और
0 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे से स्पेसिंग यहाँ पे दिख रही है ऊपर और नीचे। तो अब हमारा नेविगेशन पूरा अच्छे से स्टाइल हो चुका है, लेकिन इसके अंदर हमारे ये जो हवर के ऊपर है कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो यार बटन के हवर के ऊपर एक कूल सा इफेक्ट होता है, उसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा होता है या कुछ ऐसा सा दिखता है ना। तो हम भी कुछ सिमिलर सा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर से CSS के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी लिखते हैं जो कि होगी मेन्यू बटन, जिससे हम सारे अपने मेन्यू बटन्स को स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा मेन्यू बटन और इसके अंदर हम हवर के ऊपर कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कॉलन हवर, ठीक है। उसके बाद में हम खोलेंगे ब्रेसेस और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर को हमको चेंज करना है, तो हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और फिर इसका कलर हम क्या करेंगे बैकग्राउंड का, तो हम वाइट रख देते हैं और आगे जो हमारा मेन कलर है उसको हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। फिर इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्स फाइल के अंदर इसको नहीं लिखा है। तो जितने भी हमारे मेन्यू बटन्स है उसके अंदर हम एक क्लास लगा देंगे मेन्यू बटन, ठीक है। और फिर इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब सेव करके आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये हमारा आउटपुट अच्छे से दिख रहा है ना। सारे हमारे बटन्स के ऊपर हवर का इफेक्ट अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली आप विजिटेड पे भी कुछ लगा सकते हो, है ना। और जितने भी हमारे अलग अलग सूडो क्लास सेलेक्टर्स होते हैं उसको आप यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यार स्टाइलिंग के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, हम जितना चाहे उतना अच्छा स्टाइल बना सकते हैं किसी भी वेब पेज का। अब यहाँ पे हम इस कोर्स के अंदर डिज़ाइन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोर्स डेवलपमेंट के लिए और इसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड डिज़ाइन वगैरह की चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। आप बाकी अपनी क्रिएटिविटी लगा के अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होंगे, लेकिन वो एक नॉर्मल डिज़ाइन होगा, बहुत शानदार सा डिज़ाइन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे डिज़ाइन करने वाला हूँ हेडिंग को। तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे हमारे इंडेक्स फाइल में और हेडिंग कहाँ है एक बार उसको ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग है सेक्शन टैग के अंदर H2 एलिमेंट के अंदर, है ना। तो उस हेडिंग को हमको स्टाइल करना है, तो या तो हम यहाँ पे एक नई क्लास लगा सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे, हम सीधा इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा H2 एलिमेंट यूज़ हो रहा है हेडिंग के लिए, है ना, और वो सेक्शन के अंदर है। तो चलिए इसको स्टाइल करते हैं। तो style.css में आ जाते हैं और यहाँ पे हमको लिखना है सेक्शन और इसके अंदर है यहाँ पे हमारा H2 एलिमेंट है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या स्टाइल कर सकते हैं, तो बेसिकली यार मैं इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ और कुछ ग्रेडियंट सा हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो बस देखो मैं यहाँ पे कुछ कलर वगैरह लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर बैकग्राउंड लगा देता हूँ और इसमें मैं लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हम ग्रेडियंट लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं ग्रेडियंट ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपको अगर कोई ग्रेडियंट बनाना हो तो आप सिंपली गूगल पे जाइए और लिखिए लीनियर ग्रेडियंट जनरेटर और उसके बाद में यहाँ पे हमारा ये cssgradient.io वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप देख सकते हो यार यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आप ग्रेडियंट अलग अलग तरीके से बना सकते हो और काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें सेट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ऑलरेडी जनरेटेड ग्रेडियंट्स मिल रहे होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो CSS का कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्टली आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे और हमारा ये जो ग्रेडियंट है मैं लगा देता हूँ। अब सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में हमारा ग्रेडियंट दिख रहा है ना। लेकिन अब ये चीज़ स्टार्टिंग से एंड तक आ रही है, क्यों? क्योंकि ये जो H2 हमारा एलिमेंट होता है ना वो होता है डिस्प्ले ब्लॉक लेवल का। तो अब या तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डिस्प्ले चेंज करके इनलाइन कर सकते हो, बट उससे ये टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा और ये सारी चीज़ें भी बिगड़ जाएगी। तो हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं करेंगे, हम दूसरी चीज़ अपनाएंगे जो कि है हम एक इनलाइन टैग का ही यूज़ कर लेंगे जो कि है हमारा स्पैन, ठीक है। तो डिव और स्पैन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हम डिव का यूज़ करते हैं जब भी हमको कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट को लगाना होता है और स्पैन का यूज़ करते हैं जब हमको इनलाइन चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ पे हमको इनलाइन एलिमेंट लिखना है तो हम लिखेंगे स्पैन और स्पैन के अंदर हम ये चीज़ टेक्स्ट को यहाँ पे डाल देंगे और फिर सिंपली उसको हम स्टाइल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको डाला और फिर यहाँ पे हम आते हैं और इसमें लिखेंगे हम स्पैन, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे हमारा ये जो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड है वो दिख रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा हम पैडिंग डाल देते हैं जिससे कि यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग आ जाए और ये थोड़ा बेहतर दिखेगा। तो
यहाँ पे मैं गया पैडिंग, और पैडिंग के बाद में हम इसके अंदर लिख देते हैं 10 पिक्सल और 55 पिक्सल। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल के देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छा सा यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन अभी आप देखो तो ये बॉक्स में है ना, तो इसको हम थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस का हम यूज़ करने वाले हैं, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख रहा हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। अब आप अगर आउटपुट देखो तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कर्व्स भी आ गए और पीछे अच्छा सा यहाँ पे बैकग्राउंड लग चुका है, ठीक है। अब इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं और कर देते हैं वाइट, ताकि ये और सुंदर दिखे, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा कलर और फिर हमने कर दिया इसको वाइट। सेव करके देखे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है ना, और ये अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब और हम नीचे जाएं तो इसके अंदर यहाँ पे अब हमको एक बहुत ही शानदार सा फीचर ऐड करना है, जो कि है कैरोजल का। तो अगर आपको कैरोजल नहीं पता है तो आपने यार अलग अलग वेबसाइट देखी होगी जिसके अंदर आपको इमेजेस स्लाइड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम ही चलाते हो तो इंस्टाग्राम के अंदर जो हम इमेज स्लाइड करते हैं तो उस चीज़ को हम कैरोजल कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ अगर हमको हमारी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करनी हो तो हम यार ये चीज़ एक प्लगइन की मदद से करेंगे। अब प्लगइन क्या होता है, तो बेसिकली एक टूल होगा जिसको हम हमारी वेबसाइट के अंदर इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज़ करके हम कैरोजल वाले फीचर को ऐड कर रहे होंगे। तो सिंपली हमको कौन सा टूल यूज़ करना है ये हमको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं गूगल पे चला जाता हूँ और सर्च करता हूँ कैरोजल, और कैरोजल के बाद में आप लिख दो प्लगइन, तो हमारा कैरोजल का प्लगइन मिल जाएगा CSS का, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो आउल कैरोजल बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे W3 स्कूल ने बता रखा है बूटस्ट्रैप का कैरोजल। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ऑलरेडी एक प्लगइन लगा चुका हूँ जो कि है फ्लिकिटी, जो कि एक बहुत ही अच्छा कैरोजल का यहाँ पे प्लगइन है। तो आप देख सकते हो इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फ्लिकिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और इसके अंदर आप देखो तो नीचे हमारी डॉक्यूमेंटेशन है और ऊपर हमारा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है जिसके अंदर हम डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे डाउनलोड करके हम हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स मिलेगी जिसको हमारी वेबसाइट के अंदर हम प्लग करेंगे, और उसके बाद में हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, मैं दूसरा तरीका अपनाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे लिखा है लिंक डायरेक्टली टू फ्लिकिटी फाइल्स ऑन पैकेज, ठीक है। तो सिंपली आपको ये कोड कॉपी करना है, ये टैग है और इसके अंदर ये लिंक दी हुई है जिससे हमारा यहाँ पे सर्वर से ऑटोमेटिकली फ्लिकिटी हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और हमारे ये जो इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर हमको यूज़ करना है उसमें आ जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और सिंपली दूसरे वाले जावास्क्रिप्ट को भी हम कॉपी करेंगे, और जावास्क्रिप्ट का हम ध्यान रखना है यहाँ पे हम लास्ट में यूज़ करते हैं। जब भी हम जावास्क्रिप्ट को डालते हैं तो हम यहाँ पे फुटर के जस्ट नीचे हमारी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल को रखने वाले हैं और सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा फ्लिकिटी हमने हमारे वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम इन कमांड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये हम आगे जाके देखेंगे। और फ्लिकिटी को अगर आप कमर्शियल पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये हमारे लाइसेंसेस हैं जो हमको लेने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप ये ओपन सोर्स है तो हम अभी ओपन सोर्स लाइसेंस से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमको यहाँ पे यूज़ करने के लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रखा है कि सबसे पहले तो इसको लिंक करना है और यहाँ पे ये दोनों टैग्स हमको लगाने हैं, और उसके बाद में हमको ये कोड यूज़ करना है जब भी हमको फ्लिकिटी को लगाना होगा। तो हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे रैप अराउंड का एग्जांपल है, हम सिंपली इसी को यूज़ कर लेते हैं। हमको बेसिकली यहाँ पे कैरोजल वाला फीचर चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, हमको सबसे पहले इस कोड को कॉपी करना है। तो एक बार क्या करते हैं ना, ये जो आउटपुट आ रहा है इसी को हम हमारे वेबसाइट में देख लेते हैं कि हमारा सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने इसको किया कॉपी, और देखो यार ये हमारा कैरोजल का फीचर है तो इसमें कैरोजल लगा रहा हूँ। आपको कोई और फीचर, आपको कोई और कंपोनेंट अगर पता हो तो आप उसके बारे में गूगल कीजिए, उसका कोई प्लगइन डाउनलोड कीजिए और उस फीचर को आपकी वेबसाइट में लगा दीजिए, है ना। तो आसान हो जाएगा, आपको खुद से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ अभी और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, और दूसरा यहाँ पे हमारे CSS दे रखी है तो इसको भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम style.css के अंदर सबसे नीचे बट मीडिया क्वेरी से ऊपर, हमेशा ध्यान रखना है यार मीडिया क्वेरी को लास्ट में हम लिखने वाले हैं ताकि वो हमेशा अलग से दिखे, और जब भी आपको मीडिया क्वेरी चाहिए तो आप सबसे नीचे आ सकते हो, ठीक है। इसलिए हम इसको बीच में नहीं लिख रहे होंगे। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ आउटपुट, तो यहाँ पे हमारा कैरोजल लग जाना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कैरोजल आ चुका है और ये
वर्क भी कर रहा है। तो बेसिकली अब मेरे को क्या करना है, इन 1 2 3 4 ये जो हमारे कंपोनेंट्स है इसकी जगह इस वीडियो को डालना है। तो बहुत ही आसान है ना। तो सिंपली मेरे को यहाँ पे आना है और इस वीडियो टैग को इसके अंदर डालना है। लेकिन ध्यान रखना यार, यहाँ पे हमारी कुछ बैकग्राउंड लगी हुई है तो हम उन सबको हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड हटा दिया, ये जो काउंटर इंक्रीमेंट है मैं इसको भी हटा देता हूँ, है ना। और साथ में हमारा ये जो काउंटर है इसको भी हम हटा देते हैं और हाइट को भी हम हटा देते हैं, क्योंकि हाइट हमारी अपने आप वहाँ से आ जाएगी। और ये सेल नंबर हमको चेंज नहीं करना है तो हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और फिर हमारे ये जो कैरोजल का बैकग्राउंड है हम इसको भी हटा देते हैं। तो बेसिकली यार ये सिंपली हमारा यहाँ पे कैरोजल सेल का थोड़ा सा स्टाइल है वो हमने रखा है और बाकी सब मैंने हटा दिया है। अब इसी के साथ में यहाँ पे हमको इन वीडियो टैग्स को कॉपी करके अंदर पेस्ट करना होगा। तो मैं फटाफट से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सारे हमारे वीडियो टैग्स को यहाँ पे लगा दिया है। अब इस बी आर टैग को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, है ना। तो जिन जिन टैग्स की हमको ज़रूरत नहीं होगी हम उसको हटाते भी जाएंगे और चेंज करते रहेंगे। और जैसे मैंने अब इसको सेव किया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे फ्लिकिटी लग चुका है और कैरोजल की मदद से हम यहाँ पे स्वाइप करके देख सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देखो तो यार ये इमेजेस बहुत छोटे आ रहे हैं, तो हमको इसको चेंज करना होगा, उसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी होगी। तो बेसिकली ये हमारे वीडियो एलिमेंट है तो हम उसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर कैरोजल सेल के अंदर वीडियो को स्टाइल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, कैरोजल सेल, और उसके अंदर हमारा ये जो वीडियो एलिमेंट है उसको हम स्टाइल कर रहे होंगे। तो बेसिकली यार हम जो विड्थ है उसको चेंज करने वाले हैं। तो मैक्स विड्थ को हम चेंज कर देते हैं और दे देते हैं 100%, जिससे कि हमारी ये जो मैक्स विड्थ है वो चेंज हो जाए और वो 100% दिखे। और इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी हमारा ये जो आउटपुट है वो सही नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हमने कोई गड़बड़ कर रखी होगी जो है कि हमको डीबग करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर यार CSS के अंदर तो कोई मिस्टेक नहीं लग रही है, तो हम एक बार HTML चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, यहाँ हमने विड्थ ऑलरेडी दे रखी है, तो हमको इस विड्थ को हटाना होगा। तो सिंपली मैं इसके अंदर से ये सारी विड्थ हटा देता हूँ और उसके बाद में हमारा आउटपुट सही दिखने लग जाएगा। तो मैंने यार सारी विड्थ हटा दी है। अब इसका आउटपुट हम देखें तो यार अब हमको अच्छे से यहाँ पे सारी जो वीडियोस है वो दिख रही है और यहाँ पे हम इसको पकड़ के स्वाइप भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यार कुछ इस तरह से हमने फ्लिकिटी का यूज़ किया है इसके अंदर। और सिमिलरली हम आई फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। फिर इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे आई फ्रेम टैग्स थे जो कि हमने स्टाइल किया और यहाँ पे अब ये भी फ्लिकिटी की मदद से दिख रहे हैं। अब इसके अंदर भी हमने कुछ हाइट वगैरह दे रखी है तो उसको फटाफट से हटा देते हैं। और अब हम इसको रिफ़्रेश करें तो भी हमारा आउटपुट यार वैसा ही आ रहा है। तो इसके लिए यार हमको आई फ्रेम को रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। तो आई फ्रेम को रेस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं अब यार मेरे को तो नहीं पता। तो हम क्या करने वाले हैं, गूगल का यूज़ करेंगे, लिखेंगे आई फ्रेम रेस्पॉन्सिव, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमको फिर से वही वेबसाइट मिलेगी, देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैक ओवरफ्लो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हम स्टैक ओवरफ्लो पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो सिंपली मैं कोई भी सॉल्यूशन कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 113 यहाँ पे इसको अपवर्ड्स मिले हैं, मतलब ये सॉल्यूशन अच्छा है। जनरली यार अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स दिखे तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो हमारा सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपवर्ड्स है जो कि 10 20 30 इससे भी ज़्यादा है तो वो चीज़ वर्क कर जाती है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आप यहाँ पे नीचे वाले दूसरे जो सॉल्यूशंस है उसको भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला वर्क कर रहा है तो सेकंड नहीं करेगा, ऐसा कुछ हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब यार एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप चीज़ें कॉपी करो ना तो उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो क्या है वहाँ पे लिखा है। ऐसा ना हो कि आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है और जो भी कोड दिख रहा है आप सारी चीज़ें यहाँ पे आके पेस्ट कर रहे हो और कुछ भी बना रहे हो, तो वो चीज़ नहीं वर्क करती है। क्योंकि वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि आप किसी बग में फंस जाओगे और फिर वो आपसे फिक्स नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने कोड में लिखा क्या है। तो जब भी कॉपी करो ध्यान से करना, ठीक है। तो मैं अब इसको पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देखो तो इसने क्या लिखा है तो वो पढ़ लेते हैं एक बार। और इन्होंने कहा है कि हमको ये वाली चीज़ लगानी है हमारे कंटेनर के अंदर, बेसिकली एक पेरेंट डिव के अंदर। तो यहाँ पे हमारा आई फ्रेम टैग है और इसका पेरेंट डिव है ये कैरोजल सेल। तो हम क्या करेंगे, कैरोजल सेल के पास में लिख देंगे आई फ्रेम कंटेनर और उसके बाद में ऑटोमेटिकली ये रेस्पॉन्सिव हो जाएगा, मतलब हो जाना चाहिए। देखते हैं एक बार करके और सेव करके एक बार फिर से आउटपुट देखते हैं। तो
अब हमारा ये जो आई फ्रेम टैग है वो रेस्पॉन्सिव हो गया, मतलब बड़ा दिख रहा है ना। अभी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है अपने ओरिजिनल साइज़ से, तो उसके लिए हमको इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यार यहाँ पे मैं इस कंटेनर की भी एक विड्थ दे देता हूँ जो कि होगी 100%, और उसके बाद शायद हमारा आउटपुट सही दिखेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अभी भी ये हल्का सा यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो हमको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारी चीज़ रिस्पॉन्सिव हुई या नहीं हुई। तो देखो यार, ये चीज़ बड़ी तो हो गई हमारे आई फ्रेम टैग, लेकिन यहाँ पे हमारा ये ओवरफ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई और टैग ऑलरेडी लगा रखा है, तो हमको उसको देखना पड़ेगा और उसको हमको हटाना पड़ेगा ताकि ये स्टाइलिंग सही से लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले आई फ्रेम टैग है और उसको हमने कुछ स्टाइलिंग दे रखी है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे हमने कोई सेक्शन टैग के अंदर भी कुछ चीज़ें लगा रखी थी, तो हम उसको भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्शन टैग का जो बैकग्राउंड था उसको यहाँ पे चेंज किया था, तो उसकी जो हाइट होती है वो हमने यहाँ पे डाल रखी है, तो इसको एक बार हमको हटाना पड़ेगा। तो बेसिकली यार मैं इसकी जगह एक मिनिमम हाइट दे देता हूँ, ताकि मैक्सिमम का तो हमको नहीं पता, बट एक मिनिमम हाइट यहाँ पे होगी जो कि है 40 VH की। ठीक है, और इसी के साथ में यार यहाँ पे हम पैडिंग को भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं पैडिंग दे रहा हूँ 75 पिक्सल्स, और साथ में हम इसकी हाइट भी दे देते हैं। तो हाइट हम दे लेंगे 100% जो कि नॉर्मली होती है ना। और सेव करके इसका आउटपुट अब हम देखें तो यहाँ पे आउटपुट अच्छे से दिख रहा है ना। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो तो ये हेडिंग जो है वो स्टाइल्ड नहीं है ना। तो उसको हमको स्टाइल करना होगा, तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने हेडिंग ऑलरेडी स्टाइल करी थी, लेकिन इसके जो स्पैन टैग्स है उसको हमने यहाँ पे नहीं लगाए, तो सिंपली हम सारे स्पैन टैग लगा देते हैं। तो यहाँ पे यार मैंने सारे स्पैन टैग लगा दिए, और अब हम देखें तो यहाँ पे हमारा कॉलेज रिव्यू और सारी जो हेडिंग है वो स्टाइल हो चुकी है। अब लास्ट चीज़ ये रहती है कि हमको इसको भी फ्लेकिटी लगानी है, तो इसके अंदर भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं, और वही डिव कैरोजल का यूज़ करके इसमें मैं सारी चीज़ें लगा देता हूँ। अब इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। तो स्टाइल करते हैं और इस इमेज को बड़ा कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट विड्थ दे रखी है, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, फिर देखते हैं इसका आउटपुट, और लगा तो कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है यार, जब भी हम विड्थ और हाइट का यूज़ करते हैं तो हम CSS के अंदर ही उस विड्थ और हाइट को लगाएंगे, हम यहाँ पे आके एक एक एलिमेंट के अंदर नहीं लगाते हैं ना। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, और अब हम सिंपली अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे style.css के अंदर जाके इसके विड्थ और हाइट को चेंज कर देंगे। अब सेव करके इसका पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड यहाँ पे हमारी इमेजेस आ रही है, तो हमको हाइट और विड्थ तो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम जाते हैं हमारे इस style.css के अंदर, और यहाँ पे कुछ हाइट और विड्थ लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, और सबसे नीचे हम लिखेंगे एक नई क्लास जो कि है इमेज रेस्पॉन्सिव, क्योंकि हमको ये इमेज जो है उसको रेस्पॉन्सिव बनाना है ना। तो हम लिखेंगे इमेज रेस्पॉन्सिव, और अब इस क्लास के अंदर हम कुछ स्टाइलिंग डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मैक्स विड्थ, जो कि हम रखेंगे व्यू हाइट जितना, जो कि है हमारी 100%, और हाइट हम रखेंगे सेम वही व्यू हाइट जितना 100%। इस क्लास को हमको यहाँ पे हर एलिमेंट के ऊपर लगाना पड़ेगा, तो सिंपली इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सारी इमेजेस के ऊपर ये एलिमेंट लगा देते हैं, सॉरी क्लास लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये इमेज है, इसके अंदर एक क्लास को ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैंने इस क्लास का नाम पेस्ट कर दिया, और यही चीज़ मैं बाकी सारी चीज़ों में लगा देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आप देख सकते हैं यार यहाँ पे हमारा आउटपुट दिख रहा है, और जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और ये हमारा वर्क कर रहा है अच्छे से। अब साथ में यार इसकी हम रेस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, और अब हम देखें तो इसको जैसे जैसे हम छोटा कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से दिख रही है ना। और अगर हम बड़ा करें तो यहाँ पे भी हमको ये सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही है ना। और इसको मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ, जो कि हमारा लार्ज है, तो वहाँ पे भी हमको ये अच्छे से दिख रहा है। मतलब ये रेस्पॉन्सिवनेस भी हमारी वर्क कर रही है, और साथ में हमने फ्लिकिटी का भी यूज़ कर लिया है। तो लास्ट हमारा ये वाला सेक्शन बचता है, तो इसके अंदर भी हम अच्छे से बटन्स वगैरह को स्टाइल कर देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ फॉन्ट्स चेंज करके यहाँ पे भी थोड़ी अच्छी स्टाइलिंग लगा देते हैं। फिर हमारा जो फुटर है उसको हम नेविगेशन बार की तरह यहाँ पे चेंज कर देंगे फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। तो बस यार कंप्लीट करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं सबसे नीचे जाऊँगा, और इसके अंदर हमारा ये जो सेक्शन है आर फाउंडर का, तो सबसे पहले इस इमेज को ठीक कर लेते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम उस लोकेशन को दे देते हैं जो कि हमने बाकी सारी फाइल्स के अंदर दी है। ठीक है, तो लोगों के अंदर मैंने अमन भैया की ये इमेज डाल रखी है, और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म में हमारी इमेज दिखाने वाला हूँ।
तो जैसा कि यार आपने अलग-अलग वेबसाइट्स के अंदर देखा हो जैसे कि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हमारी जो प्रोफ़ाइल पिक्चर होती है वो एक सर्कल फ़ॉर्म के अंदर दिख रही होती है। तो सिमिलरली अगर हमको वही चीज़ इसके अंदर अचीव करनी है तो हम सीएसएस की मदद से वो आसानी से कर सकते हैं, है ना? तो मैं एक नई क्लास बनाने वाला हूँ इसके अंदर और इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ प्रोफ़ाइल इमेज, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे स्टाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया यहाँ पे प्रोफ़ाइल इमेज और अब इसको हम यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं। तो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे नीचे हम लिखेंगे उस क्लास का नाम और फिर उसके अंदर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और सिंपली यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे 50% जिससे कि ये कर्व हो जाए और 50% से हमारी ये जो इमेज है वो सर्कल में दिख रही है ना? उसके बाद में हम ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक नई क्लास बनाने वाला हूँ और उस क्लास का नाम हम रख रहे हैं प्रोफाइल नेम, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोफाइल और उसके बाद में हम इसके अंदर लिखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि यार ये नाम है तो नाम हमेशा बड़े अक्षरों में दिखना चाहिए, है ना? तो उसके लिए मैंने लिख दिया 2EM और फिर फ़ॉन्ट वेट भी बढ़ा देते हैं। तो फ़ॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा 900 जो कि काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट होगा और उसके बाद में हम लेटर स्पेसिंग जो है वो दे देंगे। तो हर लेटर के बीच में यार यहाँ पे हम 4 पिक्सल की स्पेसिंग दे रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे हम वर्ड्स के बीच में भी थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं। तो हर वर्ड के बीच में 10 पिक्सल की यहाँ पे हमने स्पेसिंग दी। लास्ट में हम इसके अंदर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे जितने भी यहाँ पे लेटर्स है उनको हम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना? फिर हम इसके अंदर कुछ मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे लिखूँगा 20 पिक्सल और 0 पिक्सल फिर 30 पिक्सल, ठीक है? और लास्ट में हम लिखेंगे 0 पिक्सल और सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इस क्लास को यूज़ नहीं किया है तो पहले हमको इस क्लास को हमारे उस एलिमेंट के अंदर लगाना होगा जो कि हमने यहाँ पे अमन धतरवाल लिखा है ना उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्लास लिखा और इसको यहाँ पेस्ट किया और जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया आप देख सकते हो यार ये हमारा बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से दिख रहा है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो ये जितने भी हमारे लिंक्स है उसको हम स्टाइल करेंगे, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जितनी भी हमारी लिंक्स है उसको हम एक डिवीजन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया डिव बना रहा हूँ और उसका यहाँ पे हम क्लास दे देंगे SM हैंडल, मतलब हम स्मॉल यहाँ पे हैंडल्स हैं हमारे जितने भी इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ SM हैंडल, ठीक है? और उसके बाद में इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इन सारे को रैप कर दिया, मतलब तीनों जितने भी लिंक्स हैं उसको मैंने रैप कर दिया है SM हैंडल के अंदर। अब इस SM हैंडल से मैं बेसिकली हर एलिमेंट को टारगेट करूँगा और उसको स्टाइल करूँगा। तो सबसे पहले हम SM हैंडल लिखेंगे और फिर हम ए टैग को यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो ए टैग के अंदर बेसिकली हम कुछ बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया बैकग्राउंड कलर और फिर हमने दे दिया RGB में, ये मैंने कलर ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, ये ग्रे कलर है बेसिकली, और इसके अंदर हम कलर कोड रख रहे हैं 125, ठीक है? और साथ में इसकी ओपेसिटी मैं रख रहा हूँ 25%। अब सेव करके इसका आउटपुट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार बैकग्राउंड में कुछ ग्रेइश कलर आ रहा है ना? और उसके बाद में हम इसके अंदर कुछ पैडिंग दे देंगे जिससे कि ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 पिक्सल बाय 15 पिक्सल्स, ठीक है? उसके बाद में हम इसको सेव करते हैं और एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट अच्छे से दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर हमारी अभी भी बॉर्डर जो है वो रेडियस में, मतलब कर्व्स नहीं है। तो उसके लिए मैंने बॉर्डर रेडियस का यूज़ किया और लिखा 30 पिक्सल्स और उसके बाद में हम इसमें थोड़ी सी मार्जिन भी डाल देते हैं ताकि हर बटन के बीच में एक फिक्स यहाँ पे मार्जिन दिखे। तो यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन और 5 पिक्सल हमारी टॉप बॉटम और राइट लेफ़्ट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 और 10 पिक्सल और उसके बाद में हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं क्योंकि अभी भी हमारी जो लिंक्स है उसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे नन। सेव करते हैं और आउटपुट में हम देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन के साथ नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारे जो लिंक्स है यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, उसके साथ में हम यहाँ पे आइकन भी डाल सकते हैं ना। तो जब भी हमको किसी वेबसाइट में आइकन डालना हो तो हम किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके उस आइकन को डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम गूगल करेंगे और लिखेंगे आइकन्स इन HTML और फिर हमको यहाँ पे कुछ अलग अलग वेबसाइट्स बता देगी कैसे हम आइकन्स डाल सकते हैं। तो WT स्कूल सबसे पॉपुलर है, हम उसी पे जाएंगे और इसके अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट ऑसम के आइकन्स दे रखे हैं और
अलग अलग और भी आइकन्स है जैसे बूटस्ट्रैप, गूगल आइकन्स, तो आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी है उसका ही यूज़ करते हैं, तो इसमें भी मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट ऑसम है वो एक लाइब्रेरी है जो किसी ने बनाई है और उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने आइकन्स बना के डाले हैं। तो सिंपली आपको ये कोड अपने HTML फाइल के अंदर इंक्लूड करना है, मतलब जैसे कि हमने अलग अलग चीज़ें लिंक करी थी, इसको भी हमको लिंक करना है और उसके बाद में हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमको फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स मिल जाएंगे और उसके बाद में हम उसको लगा देंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको गूगल करना है जो भी आपको आइकन चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ फ़ॉन्ट ऑसम और फिर हम इसके अंदर लिखेंगे हमारा फेसबुक का, जैसे हमको आइकन चाहिए तो लिख देंगे फेसबुक और फिर हम एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार फेसबुक का आइकन आपको मिल जाएगा FA-F फेसबुक डैश स्क्वायर। तो बस यार इसी चीज़ का हमको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे इस क्लास को कॉपी कर लेंगे और आई टैग का हमको इसमें यूज़ करना होता है जब भी हम आइकन लगाते हैं। तो जहाँ पे भी आपको आइकन लगाना है वहाँ पे आई टैग लिखिए और इस क्लास को लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम यूट्यूब के जस्ट आगे इस आइकन को लगा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा आई टैग और फिर हम क्लास के अंदर लिखेंगे इस आइकन की क्लास को, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फेसबुक जो है उसकी जगह हम लिख रहे होंगे यूट्यूब और फिर हम इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली यार ये भी कोई क्लास होगी, मैंने सर्च नहीं किया है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखते हैं यार क्या इसका आउटपुट आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार यूट्यूब का लोगो बना हुआ आ रहा है। अब सिमिलरली हमको फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम चाहिए तो हम इंस्टाग्राम में भी यही लिख देंगे, हम उसके अंदर लिंक्डइन भी लिख सकते हैं, है ना। तो बस मैं सेम चीज़ यहाँ पे यूट्यूब की जगह लिंक्डइन लिख देता हूँ, देखते हैं इसका आइकन है या नहीं है, होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। फिर हम इसको कॉपी करते हैं और इंस्टाग्राम के लिए भी सेम चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम के आगे लगा देते हैं और लिखेंगे इंस्टाग्राम और अब हम देखते हैं इसका आउटपुट सही से आ रहा है। तो यहाँ पे यार इंस्टाग्राम का आ गया है, लिंक्डइन का लेकिन नहीं आया है। तो यहाँ पे यार स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी तो इसलिए यहाँ पे आइकन नहीं आया, लेकिन अब अच्छे से तीनों आइकन हमको दिख रहे हैं। अब इन आइकन्स के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं और इनको अच्छे से स्टाइल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यार यूट्यूब का जो आइकन होता है वो रेड कलर का होता है तो उसको रेड कलर दे देंगे और इंस्टाग्राम का जो आइकन का कलर होता है उसको इंस्टा का आइकन का कलर दे देंगे, है ना। तो चलो एक बार देखते हैं कैसे हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारी style.css के अंदर और सबसे पहले हम उस बटन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हमने SM हैंडल A दे रखा है, उसी की जगह दूसरा हम एक और दे देंगे SM हैंडल A और हवर के ऊपर हमको कुछ स्टाइलिंग करनी है। तो बेसिकली मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करवा रहा हूँ ऑन हवर। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी बना रखा है, मैं उसी का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो 30-30-30 मैंने इसका यहाँ पे कोड रखा है और उसके बाद में ओपेसिटी कर दी है 25%, ठीक है। और फिर हम जितने भी आइकन्स है उनको स्टाइल करेंगे। तो बेसिकली SM हैंडल के अंदर हमारे A टैग के अंदर हमने आई टैग का यूज़ किया है, तो इस सेलेक्टर की मदद से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम मार्जिन दे देंगे 5 पिक्सल, ठीक है। फिर हम नीचे जाएंगे और मैंने जैसा कि कहा था कि हम हर आइकन को कलर देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हर एक के लिए एक क्लास बना देते हैं। तो यूट्यूब के लिए मैंने यार यूट्यूब हैंडल कर दिया, इंस्टा के लिए हम इंस्टा हैंडल कर देंगे, है ना। और इसके अंदर हमको कलर चेंज करना होगा, तो कलर में मैं यहाँ पे यूट्यूब का जो कलर कोड है वो ले रहा हूँ। तो बेसिकली हम गूगल में जाएंगे और यूट्यूब आइकन कलर कोड लिखेंगे जिससे कि हमको यूट्यूब का जो आइकन का कलर कोड है वो मिल जाए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब आइकन कलर कोड, तो यहाँ पे कोई वेबसाइट आ गई है रैंडमली, हम इसमें से जो रेड कलर है उसका हेक्स ले लेंगे, हेक्स वैल्यू, और फिर हम इसको यहाँ पे लगा देंगे सिंपली। अब सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आउटपुट अब अच्छे से दिख रहा है, लेकिन ये जो यूट्यूब है उसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इस टेक्स्ट का भी हम कलर चेंज कर देंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसी के अंदर एक नई क्लास देनी पड़ेगी। तो इस A टैग को हम एक क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे के एक क्लास लिख देता हूँ और फिर उसके अंदर YT हैंडल को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया YT हैंडल और अब हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर हमारा आइकन में भी आ गया और टेक्स्ट कलर भी हमारा रेड कलर का हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लिंक्डइन और इंस्टा का भी हैंडल बना देते हैं और उसका भी कलर ढूंढ के लगा देते हैं। तो मैंने यार यहाँ पे सारे आइकन के कलर कोड लगा दिए हैं और अब इसको हम कॉपी करते हैं और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हर क्लास के आइकन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिंक्डइन और उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे हैंडल,
ठीक है। सिमिलरली यार यहाँ पे इंस्टाग्राम है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टा और फिर हम लिखते हैं हैंडल, ठीक है। और इसी चीज़ को हमको यहाँ पे इस क्लास के नेम के आगे भी पेस्ट करना होगा, तो यहाँ पे हमने इसमें भी डाल दिया और इसके अंदर भी हम क्लास लिख देते हैं वही लिंक्डइन हैंडल, ठीक है। तो सबके हमने टेक्स्ट कलर और आइकन कलर चेंज कर दिए। अब आउटपुट में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको सारे आइकन दिख रहे हैं साथ में उनके टेक्स्ट के साथ में। अब इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली यार यहाँ पे हमारे जो आइकन है वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो फेव आइकन के अंदर हमको FA-LG, FA-SM ऐसे अलग अलग क्लासेस मिलती है जिससे हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, और ये चीज़ आप गूगल करके आसानी से ढूंढ सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी देख रखी थी तो मैंने इसको यहाँ पे FA-LG लगा दिया जिससे कि ये आइकन्स बड़े हो जाते हैं। तो बस मैंने इसको यहाँ पे लगाया और सेव किया, तो अब हम देखते हैं इसके आइकन यहाँ पे बड़े हो चुके हैं। अब साथ में यार इसका जो टेक्स्ट कलर है, सॉरी टेक्स्ट का साइज़ है, हम उसको भी बड़ा कर देते हैं। तो उसके लिए हमको ए टैग को सिलेक्ट करना होगा जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं इसमें जाता हूँ, सिंपली फॉन्ट साइज़ को हल्का सा बढ़ा देता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ 10 पिक्सल और सेव करके देखते हैं। तो ये तो छोटे हो गए हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 2EM समथिंग। तो अब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो इसको हम करते हैं यार 1.25 EM, ओके। और जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये अभी बहुत बड़े तो दिख रहे हैं और काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं, है ना। अब इसके बाद में यार इन टेक्स्ट को भी हम थोड़ा बहुत स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं बेसिकली एक क्लास बना रहा हूँ और यहाँ पे हम इसको सबसे पहले रैप कर देते हैं एक डिवीज़न के अंदर जिससे कि हम इसको अलाइन कर सकें, है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिवीज़न बना दिया और इस डिव को मैं एक क्लास देने वाला हूँ जो कि है अबाउट अस, और इसके अंदर हम कुछ स्टाइलिंग लिखने वाले हैं और साथ में हम इस H4 को भी स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक क्लास दे देता हूँ। तो ये अबाउट टाइटल है, तो इसको मैंने लिखा अबाउट टाइटल। फिर यहाँ पे हम H5 के अंदर भी एक क्लास दे देते हैं जो कि है अबाउट कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट के लिए हमने कंटेंट लिख दिया, टाइटल के लिए टाइटल, और यहाँ पे हमारी मेन क्लास भी बन चुकी है। तो अब हम इस क्लास को स्टाइल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम अबाउट अस, और इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मार्जिन दे सकते हैं जिससे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा दूर दूर हो जाए, और उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन और फिर हम लिखेंगे 50 पिक्सल्स। सेव करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारी मार्जिन लग चुकी है। अब हम टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली यार इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं हल्की सी, है ना। तो हम अबाउट टाइटल यहाँ पे हमारी जो क्लास है उसका यूज़ करेंगे, और इसके बाद में हम इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ लगाएंगे 1.45 EM की, है ना। और इसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग लगा देंगे जो कि हम लगा रहे हैं 0 पिक्सल बाय 10 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद में हमारे ये जो कलर है उसको हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने कलर कोड ऑलरेडी बना रखा है 120F5 ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद में हम इसको सेव करके देखते हैं। तो अब इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर आ गया है और हमारा जो टेक्स्ट का साइज़ है वो भी बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद में यार ये बच जाता है, और इसको भी हमने रैप कर रखा है अबाउट कंटेंट नाम की हमारी इस क्लास से। तो अब हम इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट और फिर अबाउट कंटेंट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर कोड डाल दिया। फिर हम इसकी फॉन्ट वेट चेंज कर देंगे जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है 900, और इसके बाद में हम पैडिंग बॉटम का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमने 10 पिक्सल 0 और फिर 20 पिक्सल लगा रखी है, ठीक है। और इसके बाद में हमने इसको सेव किया और देखा आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट अच्छे से दिख रहा है। अब लास्ट चीज़ हमारी यहाँ पे रहती है जो हमारी फुटर है उसके अंदर हमारा ये जो सेक्शन है वो लेफ़्ट में आना चाहिए और बाकी वाला सेक्शन जो है वो राइट में आना चाहिए। तो उसको हम लगाने के लिए वही हमारा जो नेविगेशन के साथ हमने किया था सेम चीज़ इसके अंदर भी करेंगे। तो हम सिंपली नेव टैग के अंदर जाते हैं और उसी के आगे हम लिख देते हैं फुटर। तो यहाँ पे आप फुटर लिख दो और फिर यहाँ पे कॉमा लगा दो। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ कर लो ताकि यही प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो जाए सारी और हमको डबल डबल बार नहीं लिखना पड़े। तो मैंने इसको भी सेव कर दिया, इसको भी कर दिया, और लास्ट में आते हैं हम मीडिया क्वेरी के अंदर ताकि वो वाली चीज़ भी हमारी आ जाए। और इसके अंदर भी हम लगा देते हैं फुटर और कॉमा लगा देते हैं। और इसके बाद में ये जो फ्लेक्स अलाइन राइट है इसका यूज़ करेंगे जब भी हमको राइट में लाना है। तो बेसिकली ये जो कॉपीराइट वाला सेक्शन था उसको हमको लाना है राइट में। तो यहाँ पे हमने लिखी क्लास और फ्लेक्स अलाइन राइट। और अब इसको सेव करके देखते हैं इसका आउटपुट। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेक्शन है वो हल्का सा बिगड़ गया है। तो बेसिकली यार हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रही है। तो
इंस्पेक्ट एलिमेंट को खोलते हैं और देखते हैं यार यहाँ पे क्या वो मिस्टेक है, और इसको मैं इससे हटा देता हूँ। और इसके बाद में हम सेलेक्टर का यूज़ करेंगे और देखते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या हमने स्टाइलिंग लगाई है। तो बेसिकली यार इसमें ऑलरेडी हमने फुटर के अंदर कुछ कुछ स्टाइलिंग लगा रखी थी जो कि हमने नहीं हटाई है। तो यहाँ पे हम style.css के अंदर आते हैं और सर्च करते हैं कहाँ हमने फुटर का यूज़ किया था, और इसके अंदर हम देखेंगे उस टैग को जो कि हमने यहाँ पे स्टाइल किया है। तो बेसिकली यार यहाँ पे हमने फ्लोट प्रॉपर्टी और इन सब का यूज़ किया है फुटर को स्टाइल करने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और बैकग्राउंड भी हमारा वो नेविगेशन वाला सेम ही रहने वाला है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और सिमिलरली हमारा ये जो फुटर ए है इसको भी हम हटा देते हैं, और इसकी जगह हम वही नेविगेशन के अंदर सेम चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको फुटर ए हमको यहाँ पे भी लिखना होगा, और फिर ए हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो बेसिकली यार यही हमारी नेविगेशन पे स्टाइलिंग लग रही है और यही फुटर के उस टैग पे लग रही है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो यही चीज़ हमारी नेविगेशन में लग रही है, डिस्प्ले फ्लैग्स, और वही चीज़ हमारी फुटर में भी लग रही है। अब सेव करके इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार सारी स्टाइलिंग हमारी अच्छे से लग चुकी है। तो बस हमारा यहाँ पे नेविगेशन बार भी स्टाइल हो चुका है। अब एक बार फिर से हम इस वेबसाइट को देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक, तो सारी चीज़ें हमारी अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमने पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग वेबसाइट्स को डिज़ाइन करेंगे। तो टिल देन सी या, हैव अ ग्रेट डे, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।